बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स BEE RGPV 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल लो, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, सैम्पल पेपर हो गया या फिर न्यूमेरिकल्स के लिए हो गया, थ्योरेटिकल के लिए हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गए, डेफिनेशन हो गए, सब कुछ इसी में मिलने वाला है। इस वीडियो में BEE के लॉन्ग डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिखा दूंगा, प्लस 3-4 सैम्पल पेपर दूंगा। लाइक एक सैम्पल पेपर ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, एक सैम्पल पेपर ओनली फॉर थ्योरेटिकल्स एंड एक मास्टर सैम्पल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल्स सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोर इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स एज वी नो BEE 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रिकल वाला एंड दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा रिपीट ही होते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये सब टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मेश एनालिसिस, थेवेनिन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम्स, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होता है, फिर AC सर्किट क्या होता है, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव एपिरियंस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है RLC सर्किट्स क्या होता है, उसके बाद फिफ्थ है डेरिवेशन, सिक्स्थ है मैग्नेटिक सर्किट्स एंड एनर्जी, सेवेंथ है ट्रांसफार्मर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर तो हमेशा ही रिपीट होता है, उसका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देख लो, ट्रांसफार्मर का वर्किंग हो गया एंड ऑल। उसके बाद फेज डायग्राम, उसके बाद 3 फेज सिस्टम क्या होता है, स्टार डेल्टा एंड उसके बाद फेज वोल्टेज क्या होता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रिपीट होता है ये भी, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड DC मशीन्स, टाइप्स ऑफ लूजेस। ये हो गए सारे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट। ठीक है, इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रिपीट ही होते हैं हमेशा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया कोर इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक्स, जिसमें आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें PN जंक्शन डायोड क्या होता है, V1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ BJTS बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस मैंने BEE पे एक बहुत ही लंबी सी वीडियो बना रखी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस वीडियो के तुरंत बाद देख लेना उसको। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं जब ये सब पढ़ रहा था ना, मेरे को जस्ट याद आया कि ये सब तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बता रखा है, ये सब होता क्या है, इनका डेफिनेशन एंड ऑल सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो शायद 2 वीक पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी, मैं इसका लिंक इस वीडियो के बाद दे दूंगा, देख लेना। उनमें ये सारे टॉपिक्स को मैंने बता रखा है। ठीक है, उसके बाद लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जैसे RS फ्लिप फ्लॉप होता है, फिर JK फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद लॉजिक डायग्राम एंड शॉर्ट नोट्स ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को सेपरेटली मैंने लिख दिया है। अब बात करेंगे मेन सैम्पल पेपर, जिसमें न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब कुछ इंक्लूडेड है एंड सबसे फाइनल सैम्पल पेपर यही है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, थ्योरेटिकल वाला अलग बता दूंगा एक, एंड न्यूमेरिकल वाला अलग बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये मेन सैम्पल पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 8 क्वेश्चंस का। ये देखो, ये हो गया पहला क्वेश्चन का पॉइंट A, एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम्स आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है एंड हाउ टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू अ करंट सोर्स। उसके बाद 1 का B, डिफाइन एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद KCL एंड KVL ही होता है, मतलब किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किर्चॉफ्स करंट लॉ। ये हमेशा पूछते थे, कई बार ऐसा पूछ देगा ना कि डिफरेंस बिटवीन KCL एंड KVL, यही पूछ देते हैं। फिर सिंगल भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का C है स्टेट एंड प्रूव सुपरपोजिशन थ्योरम विथ एग्जाम्पल। सबके आंसर्स में दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, इन सबके डीप एंड बिग आंसर्स मैं बता दूंगा अभी। उसके बाद 2 का ए देख लो, यूजिंग मेश एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम, 2 का भी थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर है। एंड 2 का C है डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस विथ सुटेबल स्केचेस, इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है, तीनों डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं। 3 का ए देख लो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर, फॉर्म फैक्टर। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बार ऐसे मतलब 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स। एंड जो मैंने वीडियो रिकमेंड की ना मैंने BEE वाली, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्क्रीन पे दिखा के एंड उसको एनालाइज किया हुआ है, समझ रहे हो। तो वो जो वीडियो है ना, इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा, उस वीडियो को देखना, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है ना कि लाइक जितने जैसे ये हो गया ना, RMS वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, इन सबको मैंने क्वेश्चन पेपर उस वीडियो में दिखाया हुआ है, कौन से क्वेश्चंस कब कब आ रहे हैं, उन सबके आंसर्स क्या क्या होंगे, कैसे होंगे। आंसर्स तो मैं खैर यहाँ पे दिखा दूंगा, बट उस वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है।
3 का बी है डिस्कस रियल रिएक्टिव एपिरियन पावर एंड पावर फैक्टर फॉर एसी सर्किट्स विद सुटेबल फेजर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद 4 का ए देख ले, 4 का ए न्यूमेरिकल है पूरा, इसको बताना पड़ेगा मेरे को, आरएलसी सर्किट पे न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, क्योंकि ओनली थ्योरी अपन केमिस्ट्री की तरह रिस्क नहीं ले सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें थ्योरी है। आई नो डेट थ्योरी 65% कन्फर्म है कि 65% तो थ्योरी है ही है, लेकिन 70 मार्क्स के 65% कितने हो जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली आई गेस 40 मार्क्स होंगे, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। तो 40 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली थ्योरी आएगा, वो तो फिक्स है, ठीक है, 100% फिक्स है कि 40 मार्क्स तो थ्योरी आएगा ही आएगा। तो अगर ओनली थ्योरी पर होगा तो पासिंग तो हो जाओगे, उसकी गारंटी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, जैसे केमिस्ट्री में पूछा था ना वैसे कर सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही कर दिए थे, उतना नहीं करेगा इसमें, बट स्टिल रिस्क नहीं ले सकते अपन। तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा क्या करना है उसके लिए, बट थ्योरी ज़्यादा है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सोच रहा हूँ ग्रुप पे कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो भी मैं सोचूंगा उसके बारे में। फिलहाल थ्योरी में बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 का बी देख लो, 4 का बी है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक सर्किट्स, इसका तो डेफिनेशन लिख दोगे, हो जाएगा। 5 का है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट 1 सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, पॉइंट 2 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन सब के डेफिनेशन भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद 5 का भी देख लो, डिफाइन साइक्रोनस स्पीड स्लिप रोटर, अच्छा ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेफिनेशंस भेज दूंगा या फिर एक्सप्लेनेशन में ग्रुप पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो बताना पॉसिबल होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। उसके बाद 6 का ये देख लो, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शंस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में मतलब वो रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। एंड उसका बी है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा है एंड वो डायग्राम भी पूछा है, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम मैं प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। बट डायग्राम के लिए तुमको बस क्या करना है, जाके गूगल पे सर्च करना है सिंगल फेज या फिर फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, जो सबसे ऊपर आएगा उसको बस कॉपी मार देना है, ठीक है। उसके बाद 6 का सी डिस्क्राइब द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट वो डिफरेंस करना है, क्या नहीं, डिस्क्राइब करना है, बस एक्सप्लेन करना है दोनों को। वाई दे आर नीडेड, उनकी जरूरत क्यों है। ऑल्सो एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेशन एंड नेसेसरी टेस्ट फॉर एफिशिएंसी एंड टेम्परेचर राइज। जैसे कोई भी अगर नया ट्रांसफार्मर बन रहा है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट एकदम नेसेसरी है जो कि होने ही चाहिए, जैसे टेम्परेचर टेस्ट हो गया एंड ऑल। हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, जैसे अपना वो एयर इंडिया वाला क्राफ्ट क्रैश हुआ था, तो उसमें कौन कौन से नेसेसरी टेस्ट जो कि होने थे, अगर वो टेस्ट हो जाते हैं तो शायद वो नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने से पहले होने ही चाहिए, ठीक है, तो उसी को लिखना है बस। ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर देख लेना, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का ए देख लो, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड एंड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। इस पे भी डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन करना है बस। तो एक्सप्लेनेशन तो मैं बता दूंगा, डायग्राम्स के लिए डायग्राम्स बहुत है इसमें। जैसे बीएमई तुम लोगों ने किया होगा पिछले सेमेस्टर में, तो बीएमई में बहुत सारे डायग्राम्स थे, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन का था, 4 स्ट्रोक इंजन का था, बहुत सारा था। वैसे ही इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, डायग्राम्स जितने बना सकते हो उतने बना दो, डायग्राम्स पे ही पास होने वाले हो। उसके बाद बात करते हैं, लेट मी चेक, 7 का भी न्यूमेरिकल है, उसको मैं भेज दूंगा। 8 का ये देख लो, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा लिख देना है, उसका डेफिनेशन तो मैं बता ही दूंगा, बस 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसका बी देख लो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, ड्रॉ भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है। V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। उसका दूसरा वर्किंग एंड V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन सीबी कन्फिग्रेशन। बीजेटी क्या होता है ये पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज बीजेटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें को जहाँ तक याद आ रहा है बता दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद 8th का डी देख लो, राइट शॉर्ट नोट ऑन RS एंड JK फ्लिप फ्लॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है। RS फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप हर साल रिपीट होता है, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है, ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी डेफिनेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। डन हो गया,
ये थे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोल सकते हैं मेन सैंपल पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इसके सबके आंसर्स दिखाया था फटाफट। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि थ्योरी के लिए अलग सैंपल पेपर एंड न्यूमेरिकल के लिए अलग सैंपल पेपर दोनों दिखा दूंगा। बट वो चीजें वो लोग करेंगे जो ये कंप्लीट कर लेंगे, जिनको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने आंसर्स अभी मैं दिखाऊंगा ना, जो ये सारे आंसर्स कंप्लीट रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद उन पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर देख लो। क्वेश्चन 1 का ए बी सी तीनों का आंसर दिया हुआ है कि आइडियल वोल्टेज का आंसर, किरचॉफ्स लॉ का, केसीएल का एंड केवीएल का, तीनों का आंसर डीप में दिया हुआ है। सबका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि एक एक करके पढ़ के बताएंगे ना, बस रीड करूंगा और क्या करूंगा, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि और बहुत सारा बताना है अभी मेरे को। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2 की मेश एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, तीनों का आंसर यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। उसके बाद 3 का पूरा 3 का आंसर, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, डीसी सर्किट्स, एसी वैल्यू एंड सारी चीज़ों का डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 4th में देख लो, आरएलसी सर्किट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी एंड ऑल, सबके डेफिनेशंस यहाँ पे, ओम्स लॉ एंड ऑल सबके अवेलेबल हैं। तो इतना एटलीस्ट लिख दूंगा एग्जाम में, तो इतना तुमको दिखने में बस कम लग रहा है, ये 2 पेज में आराम से आ सकता है। तो 2 पेजेस में ये हो गया, एक डायग्राम बना दोगे, हो गया आंसर। उसके बाद 5 का आंसर ये पूरा है, जिसमें डीसी मोटर, टॉर्क स्पीड एंड साइक्रोनस स्पीड, सब कुछ, इंडक्शन मोटर, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन सबको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बात करें 6 का आंसर, 6 में पूरा ए बी सी तीनों पार्ट्स के आंसर हैं। ओपन सर्किट के बारे में है, या फिर देख लो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑल, ईएफएम एंड ईएफएम से एक बात याद आई, यूएफएम बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनका यूएफएम बन गया है एग्जाम्स में, तो क्यों ही चीट लेके जाना है यार, मतलब इतना तो बता रहे ना, इतना एटलीस्ट याद कर लिया करो ना, 1 घंटे 2 घंटे बैठोगे याद हो जाएगा। इतना इतना याद करके रट के जाया करो ना, एटलीस्ट इतना लिख दोगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, पास तो हो जाओगे ना, उतना तो कंफर्म है। फिर क्यों बिना मतलब का फर्रे लेके जाना, और फिर अपना भी करियर खराब करोगे, अपना सेमेस्टर भी खराब करोगे। यूएफएम बनता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, कई बार सब्जेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं एंड कई बार सेमेस्टर बैक दे देते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करोगे यूएफएम ना बने, एंड जिस सब्जेक्ट में यूएफएम बना है उसमें तो बैक लगना तय ही है, तो इसलिए कोशिश करो कि यूएफएम ना बने, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली फर्रे लेकर मत जाओ, जितना खुद से याद हो रहा है उतना ही लेके जाओ, कब तक फर्रे लेके जाओगे यार। उसके बाद 7 का आंसर देख लो, ये है 7 का आंसर, 3 फेज स्टार कनेक्शन एंड उसमें बैलेंस डेल्टा लोड, ओम्स लॉ, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, सबके डेफिनेशंस ऑलमोस्ट एक ही में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद 8th का आंसर देख लो, ए बी सी डी सेमीकंडक्टर के ऊपर, फिर पीएन जंक्शन के ऊपर, फिर वी1 कैरेक्टर्स के ऊपर एंड जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, डन। लेकिन ये आंसर्स एज इट इज कॉपी, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि ये तुम्हारे समझने के लिए है। एक बार जब इन आंसर्स को रीड करोगे ना पूरा 0 to end, तब तुमको समझ में आएगा कि इसमें उस हिसाब से नहीं लिखा गया है कि ये तुम एग्जाम्स में कॉपी पेस्ट मारो, ये उस हिसाब से लिखा गया है कि तुमको समझना है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये तुम्हारे समझने के लिए है, एग्जाम्स में लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम्स में तुमको अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखना है, तुमको जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें इसको तुम पूरा बस पढ़ोगे ना, एक बार पूरा 0 to end रीड करना, सारे आंसर्स को बस रीड करना, तुमको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है ये तुमको समझाने के लिए है, तुम अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इसको खुद से लिखना है एग्जाम में, बस समझ रहे हो, बस तुमको इनको रीड करना है, पूरा 0 to end सारे आंसर्स को रीड करना, तुमको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये हो गए 8 क्वेश्चन हम सबके आंसर्स। उसके बाद बात करते हैं थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स पार्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें सामने देख सकते हो थ्योरेटिकल सैंपल पेपर 65% थ्योरेटिकल होता है। 65% ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर्स में, जितने भी मैंने इसमें कितने देखे थे क्वेश्चन पेपर्स, लिखना भूल गया, 2019, 2018, 2022, 2023, 2024 जून एंड दिसंबर, दोनों सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे, सब में 65% थ्योरी आता है, 35% न्यूमेरिकल आता है। डेट मीन्स कि 41 to 45 मार्क्स थ्योरी आता है। अगर एक भी न्यूमेरिकल बनाने नहीं आ रहा है, फिर भी थ्योरी से पास हो सकते हो, इतने मार्क्स आते हैं, बट स्टिल न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं। फिलहाल ये ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। उसका क्वेश्चन 1 देख लो, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस इन सर्किट एनालिसिस, ये दोनों पूरा थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद 2 का ये देख लो, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल, ये पूरा थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम पूरा थ्योरी है, थेवेनिन्स थ्योरम पूरा थ्योरी है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एसी वेव फॉर्म्स, देन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एसी सर्किट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, ये सब थ्योरी है पूरा। ओनली बस इनको डेफिनेशन देखना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बात करें सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शंस, फिर उसके बाद बात करें मैग्नेटिक सर्किट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये भी पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है इसमें।
ओपन सर्किट पूरा थ्योरी है, शॉर्ट सर्किट पूरा थ्योरी है, वोल्टेज रेगुलेशन पूरा थ्योरी है। 6 में अगर देखें तो 6 में है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, थ्योरी है पूरा। डीसी मोटर, ये भी पूरा थ्योरी है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी पूरा थ्योरी है। उसके बाद फेजर डायग्राम, स्टार डेल्टा कनेक्शंस। 7 में देखिए अगर तो 7 में है स्टार कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड। देन सेमीकंडक्टर, 8th में देखो 8th का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर एंड V1 कैरेक्टरिस्टिक्स, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स, डी मॉर्गन, स्टार डेल्टा, ये सब थ्योरी है। तो इतना तो कंफर्म है कि 40 मार्क्स तो थ्योरी आएगा ही आएगा, 40 मार्क्स थ्योरी कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद 30 मार्क्स से जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में क्या क्या होंगे ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2 है ये, जिसमें 35% न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 रहेगा मेश एनालिसिस, न्यूमेरिकल है ये मेश एनालिसिस। उसके बाद है थेवेनिन्स थ्योरम, न्यूमेरिकल्स में आता है। उसके बाद तीसरा RLC सर्किट का न्यूमेरिकल। डोंट वरी, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे देख के कुछ भी, तो फिर मैं बताऊंगा करना क्या है इसके लिए। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है फिर भी कैसे बनाना है। 4th का देख लो डेल्टा कनेक्टेड लोड, जो कि मैंने थ्योरी अभी दिखाया ना, उसका थ्योरी अलग है क्वेश्चन में एंड न्यूमेरिकल अलग है, ठीक है। 5 का देख लो स्टार कनेक्टेड लोड। उसके बाद ट्रांसफार्मर में भी न्यूमेरिकल है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि उसमें था, इसका भी न्यूमेरिकल है। एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल्स। उसके बाद क्वेश्चन 8 कैपेसिटर का है बस। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। एंड ये सारे जो थ्योरी पार्ट थे ना, उन्हीं का न्यूमेरिकल था बस, और कुछ नहीं था। वो जो थ्योरी पार्ट था ना, मान लो जितने तुमको न्यूमेरिकल्स दिखे ना, इसमें वर्ड खोजो कौन सा वर्ड है जिसका थ्योरी तुमको याद है। अब ये जो 8 क्वेश्चन थे ना, ये सारे उन्हीं थ्योरी के न्यूमेरिकल्स पार्ट थे, समझ रहे हो। जैसे क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में देखा था, केमिस्ट्री में क्या किया था वालों ने कि एक क्वेश्चन डाला था थ्योरी का एंड दूसरा न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का दूसरा न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का दूसरा न्यूमेरिकल का, कि अगर तुम थ्योरी सॉल्व करो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही करना है। तो अगर ऐसा केस कोई बन गया तो उसमें क्या करना है कि पहले थ्योरी वाले पार्ट्स को सॉल्व कर देना है सारे। पहले कम से कम 15 से 20 पेज थ्योरी सॉल्व करके 15-20 पेज कंप्लीट कर लो। उसके बाद 2-2 पेज के न्यूमेरिकल्स में क्या करना है कि जैसे मान लो कि तुमने क्वेश्चन 1 का A सॉल्व किया एंड B न्यूमेरिकल है, ठीक है, और तो तुम वो सॉल्व करना ही करना है, एनी हाउ छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आए चाहे ना आए सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना लिखना है, 4 पेज से कम बिल्कुल नहीं लिखना है, बहुत रेयर है 3 पेज, 3 पेज से कम तो बिल्कुल ही मत जाओ, ठीक है। एक्सपेंड करो भाई, कुछ भी लिख दो, डायग्राम बना दो, कुछ भी इन द सेंस BEE से रिलेटेड डायग्राम बना दो, कुछ भी कर दो यार, फ्लो चार्ट बना दो, बट लिखो, छोड़ना नहीं है पेज, एक भी पेज छोड़ना नहीं है। 32 पेज कंप्लीट कर देना। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं भाई हम लिख नहीं पाते, याद तो सब होता है, लिख नहीं पाते। कैसे नहीं लिख पाओगे यार, एक ही आंसर, मतलब कॉन्सेप्ट तो याद कर लो ना कि मेन होता क्या है उसमें, बस ग्रामर बना बना लिखना है खुद से, और क्या करना है। क्योंकि अगर पहला पेज सही रहेगा ना, दूसरा तीसरा पेज ऑटोमेटिकली सही कर देंगे, ठीक है। पहला इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो तीसरा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। इसीलिए पहला पेज कोशिश करो कि पहला पेज खुद से अच्छा लिखो, दूसरा तीसरा पेज कुछ भी भर दो, लेकिन 3 पेज तो हर एक क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। एंड सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेंड करने हैं, जितने डेफिनेशंस मैंने बताया सबको एक बार पढ़ना है। टोटल 3 सैंपल पेपर्स हो गए। पहला सैंपल पेपर थ्योरेटिकल वाला ओनली, दूसरा सैंपल पेपर न्यूमेरिकल्स वाला। पहला सैंपल पेपर 40 मार्क्स का है, दूसरा सैंपल पेपर 30 मार्क्स का है, एंड जो मेन सैंपल पेपर है बड़ा वाला वो है 70 मार्क्स का, ठीक है। इन तीनों को कवर कर लो, समझ लो, ChatGPT कर लो, गूगल कर लो, या फिर डेफिनेशन मैंने जो दिया है उससे समझ लो। बाकी मैं ग्रुप्स पे सारी चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डन हो गया, BEE इतने में निकल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारा ऑलमोस्ट जितना था ना सब इसी में। आई डोंट थिंक पूरे वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना, आई विल हेल्प यू। एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड BEE का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, इसमें केमिस्ट्री वाला सीन नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रे करो सब कोई। एंड हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर BEE एग्जाम अच्छा गया, मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ अपनी साइड से, तुम लोग भी ट्राई करो। अगर BEE एग्जाम अच्छा गया तो डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे फॉर सोसाइटी, फॉर लोकल भोपालीज एंड ऑल, जिनको जरूरत है उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, जो कि तुम लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो BEE एग्जाम एटलीस्ट अच्छा जाना चाहिए। ED के लिए भी कुछ सोचेंगे, फिलहाल BEE इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले इस पे फोकस करो, ठीक है। एंड कर लो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि तुम्हारे भाई का ही चैनल है। वीडियो को लाइक कर देना एंड प्यार से कमेंट कर देना।